बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश में मछली निर्यात पहुंचा अब तक के उच्चतम स्तर पर। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के अनुसार 2021-22 में 57,586.48 करोड़ रुपए का निर्यात करके भारत बना विश्व का चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मछुआरों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का किया उल्लेख। किसान क्रेडिट कार्ड से परिश्रमी किसानों का जीवन बन रहा है आसान। एक ट्वीट थ्रेड में हाथरस के सांसद राजवीर दिलेर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नदाताओं के जीवन को आसान बनाना ही किसान क्रेडिट कार्ड का मूल्य उद्देश्य। पिछले एक वर्ष में बायोटेक किसान योजना के दौरान 1,60,000 से अधिक किसान प्राप्त कर चुके हैं लाभ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी जानकारी। कहा कि जल, मिट्टी और बीज से संबंधित समस्याओं पर किसानों को परामर्श तथा समाधान प्रदान करती है बायोटेक किसान योजना। 27 राज्यों के 269 जिले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड चावल का कर रहे हैं वितरण। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा के अनुसार चावल की फोर्टिफिकेशन योजना के अंतर्गत मार्च 2023 तक के निर्धारित 100% लक्ष्य को कर लिया गया है हासिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार अपने मछुआरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बहुत से कार्य कर रही है, जिसमें ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना, बुनियादी ढांचे का उन्नयन करना और अन्य कार्य शामिल हैं। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छी सोच। हमारी सरकार अपने मछुआरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में बहुत सारे कार्य कर रही है, जिसमें क्रेडिट कार्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराना, बुनियादी ढांचे के उन्नयन के साथ साथ बहुत कुछ शामिल है। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ट्वीट किया था कि न्यू इंडिया में मछली निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने ग्राफिक्स के जरिए मछली निर्यात को दिखाया है। ग्राफिक्स के अनुसार 2021-22 में 57,586.48 करोड़ रुपए का निर्यात करके भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश बन गया है। 2013-14 में यह निर्यात 30,213.26 करोड़ रुपए था, जिसमें 90.86% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड हमारे परिश्रमी किसानों का जीवन आसान बना रहा है और यही इसका मूल्य उद्देश्य भी है। एक ट्वीट थ्रेड में हाथरस के सांसद राजवीर दिलेर ने किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा किसानों को प्रदान किए जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। हाथरस के सांसद के ट्वीट थ्रेड का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि किसान क्रेडिट कार्ड ने हमारे परिश्रमी अन्नदाताओं का जीवन आसान बनाया है। यही इसका मूल्य उद्देश्य भी है। और इससे पहले सांसद राजवीर दिलेर ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की अहमियत पर बात करते हुए लिखा कि पहले की फिल्मों में ये दृश्य प्रचलित हुआ करता था, जहां एक गरीबी से पीड़ित किसान कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए कैसे बड़े जागीरदार के कर्ज के जाल में फंसता जाता है। ओले गिरने, प्राकृतिक आपदा आदि की वजह से किसानों का भारी नुकसान होता है।
और इससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसान निजी साहूकार से ऋण लेते थे, जो 20% से 25% तक ब्याज वसूलते थे और इस ऋण और ब्याज की भरपाई करने के लिए किसानों को और ऋण लेना पड़ता था और इस प्रक्रिया में किसान कर्ज के मक्कड़ जाल में फंसता जाता था। इन प्राकृतिक आपदाओं से बचना नामुमकिन है, लेकिन क्यों पिछली सरकारों ने इन किसानों के आर्थिक घाव को भरने की कोशिश भी नहीं की? किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों की इस समस्या का समाधान किया। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलता है और वो भी केवल 4% की ब्याज पर। और इतना ही नहीं, किसान बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपए तक के उधार का लाभ भी उठा सकते हैं। केसीसी के माध्यम से किसानों को लोन लेने के लिए बैंक से आसानी से संपर्क करने की सुविधा मिलती है और इसके अलावा किसानों को कई सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि क्रॉप बीमा, पर्सनल एक्सीडेंट बीमा और ओवरड्राफ्ट सुविधा। और पहले किसानों को क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंक जाना पड़ता था। बैंक में जाने के बाद उन्हें अपमानित किया जाता था और क्रेडिट कार्ड देने से मना कर दिया जाता था, लेकिन इसके कारण उन्हें बिचौलियों के पास जाना पड़ता था और फिर ये बिचौलिए किसानों की स्थिति का फायदा उठाते हुए किसानों से पैसे वसूलते थे और अब बैंक किसानों के हाथ में पहुंच गए हैं। एक किसान अपने घर से बाहर निकले बिना ही किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, बैंक गांव में शिविर भी लगते हैं और किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आमंत्रित भी करते हैं। आज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ किसानों के बैंक खातों में हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इस ट्रांसफर में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई कटौती नहीं है, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान को नहीं मिलता था। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए नियमों में बदलाव किया और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को किया गया इस मक्कड़ जाल से मुक्त और किया इस समस्या का समाधान। केसीसी ने किसानों की आय को दुगनी करने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। अब किसान कर्ज के दर्द में नहीं बल्कि गर्व से जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कामयाबी पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि उज्ज्वला ने जिस प्रकार हमारी गरीब माताओं और बहनों के जीवन को आसान बनाकर खुशियों से रोशन किया है, वो बहुत उत्साहित करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम डॉक्टर तो नहीं, पर तुमने मेरे फेफड़ों को बीमार होने से बचाया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और तुम्हारी वजह से ही मैं पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार की प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा दायरा योजना में वर्ष 2024 तक चरणबद्ध तरीके से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करने की घोषणा के अनुरूप इस दिशा में पिछले 2 वर्षों के दौरान निरंतर प्रगति की गई है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि चावल की फोर्टिफिकेशन योजना के अंतर्गत दूसरे चरण के लिए मार्च 2023 तक के निर्धारित 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को फोर्टिफाइड चावल वितरित करने के लिए बीते साल आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने राशन की दुकानों समेत अन्य माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इस विषय पर कृषि भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि 27 राज्यों में कुल 269 जिलों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू कर दिया है। मार्च 2023 तक दूसरे चरण के लक्ष्य को 100% प्राप्त कर लिया है।
हमारा जो लक्ष्य है कि मार्च 2024 तक हमें यूनिवर्सलाइज करना है। इसका मतलब कि जितने ज़िले हैं हमारे देश में, उसमें टीपीडीएस के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से 80 करोड़ की जनसंख्या को जो हम अब चावल सप्लाई करते हैं, वो सारा फोर्टिफाइड राइस होगा। सम्मेलन में मौजूद संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व खाद्य कार्यक्रम की अधिकारी डॉक्टर सारिका ने कहा कि कुपोषण मुक्त भारत की संकल्पना को साकार करने के क्रम में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं सराहनीय हैं। गवर्नमेंट की सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो सब बिल्कुल सही हैं, जो इंटरवेंशंस प्लान हैं वो बिल्कुल सही हैं। बहुत सारी नई पॉलिसीज़ और बहुत नई कोशिशें भी हो रही हैं अनीमिया को और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण को कम करने की। सो वी आर वेरी होपफुल। संवाददाता सम्मेलन में मौजूद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर एवं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल के प्रधान अन्वेषक डॉक्टर कपिल ने कहा कि केंद्र सरकार की फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना से एनीमिया जैसी बीमारियों को दूर करने में मदद मिलेगी। प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया एनीमिया मुक्त भारत, और उसमें अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड भी सहयोग दे रही है फोर्टिफाइड राइस लॉन्च करके, जिससे एनीमिया का प्रॉब्लम, आयरन डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम, B12 की डेफिशिएंसी, फोलेट की डेफिशिएंसी दूर हो पाएगी और बच्चे, बच्चियां और माएं अपना पूरा पोटेंशियल अचीव कर पाएंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए चरणबद्ध तरीके से 2024 तक पूरे देश में सरकार की प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा जाल योजना में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करने की घोषणा की थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज न केवल निरंतर प्रगति हुई है बल्कि आशातीत परिणाम भी आए हैं। देश में पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा के तहत पोषकता युक्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए एक ओर जहां भारत सरकार गंभीरता से काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर एनीमिया जैसी बीमारियों से मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने का मिशन मोड पर काम भी कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगपाल के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। भारत सरकार इस बात से अच्छी तरह से अवगत है और इसके साथ ही इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखती है कि डेयरी देश में लाखों डेयरी किसानों के लिए सतत रूप से आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। यही नहीं, सरकार की सभी योजनाओं का उद्देश्य इस स्रोत को और भी अधिक मजबूत करना है। हालांकि ये एक कटु सच्चाई है कि मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के बाद पौष्टिक, सुरक्षित और स्वच्छ दूध एवं दुग्ध उत्पादों की बढ़ती मांग की वजह से डेयरी क्षेत्र में कुल मांग और आपूर्ति में कुछ अंतर देखा जा रहा है। बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ साथ इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आगामी ग्रीष्म ऋतु के सुस्त सीजन में दूध की आपूर्ति कम हो सकती है, कई डेयरी सहकारी समितियों की ओर से संरक्षित डेयरी उत्पादों जैसे कि मिल्क फैट और पाउडर के आयात की मांग की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए NDDB भारत सरकार के साथ मिलकर मांग और आपूर्ति की समूची स्थिति की निरंतर निगरानी करता रहा है। चूंकि आयात की प्रक्रिया में समय लगता है, इसीलिए किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में समय पर सटीक प्रबंधन करने के लिए इसका अवश्य स्टॉक पहले से ही कर लेने संबंधी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर गर्मियों के सीजन में इनकी मांग को पूरा करने में डेयरी सहकारी समितियों के लिए स्थिति को सहज बनाने में मदद के लिए आयात किया जा सकता है। हालांकि उस स्थिति में भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसका इंतजाम केवल NDDB के माध्यम से ही किया जाए और उचित ढंग से आकलन करने के बाद जरूरतमंद यूनियनों को बाजार मूल्य पर स्टॉक दिया जाए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि बाजार में हालात असामान्य न हो और हमारे डेयरी किसानों के हितों की रक्षा हो, जो सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय में सर्वोपरि और केंद्रीय है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि अब तक पिछले एक वर्ष में बायोटेक किसान योजना के तहत 1,60,000 किसान लाभ प्राप्त कर चुके हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक किसान योजना जल, मिट्टी, बीज तथा विपणन से संबंधित समस्याओं पर किसानों को परामर्श तथा समाधान प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उन्नत बीज, सब्जियों के रोपण स्टॉक पर परामर्श, पौधों के विकास को बढ़ावा देने वाले राइजोबैक्टीरिया, जैव उर्वरकों के उपयोग के लिए हस्तक्षेप, सिंचाई तथा संरक्षित खेती प्रौद्योगिकियों, उन्नत पशुधन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के साथ साथ पशुधन, पोल्ट्री के स्वास्थ्य प्रबंध पर परामर्श और प्रदर्शन प्रदान किया जाता है। और किसान समाचार में अब बात कर लेते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का
भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो गुरुवार को दहेगाम और सीतापुर मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं लखीमपुर मंडी में धान के भाव में नरमी रही, जबकि भटगांव मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में 5 अप्रैल को धान का भाव रहा 1875 रुपए, जो कि 6 अप्रैल को 50 रुपए की बढ़त के बाद 1925 रुपए हो गया। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की भटगांव मंडी में धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 5 अप्रैल को धान का भाव रहा 1550 रुपए, जो कि 6 अप्रैल को भी 1550 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 5 अप्रैल को धान का भाव रहा 1925 रुपए, जो कि 6 अप्रैल को 10 रुपए टूटकर 1915 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की सीतापुर मंडी में 5 अप्रैल को धान का भाव रहा 1920 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव में 5 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 1925 रुपए पर। देश से होने वाले चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान करीब 1,63,69,966 टन कुल चावल का निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले अधिक है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 31,97,354 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 27,41,283 टन रहा था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 9 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन से ज्यादा का हुआ है। साल 2022-23 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,31,72,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,25,97,290 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को चने के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 5 अप्रैल को चने का भाव रहा 4,805 रुपए, जो कि 6 अप्रैल को 75 रुपए गिरकर 4,730 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 5 अप्रैल को चने का भाव रहा 5,500 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,500 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 5 अप्रैल को चने का भाव रहा 4,550 रुपए, जो कि 6 अप्रैल को 130 रुपए की मजबूती के बाद 4,680 रुपए पर पहुंच गया। जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 अप्रैल को चने का भाव था 4,880 रुपए। 6 अप्रैल को इसके सौदे 70 रुपए टूटकर 4,810 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 136,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। और मंडी भाव के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पंजाब में गेहूं के खेत में सिंचाई करें, यहाँ प्याज के खेत में भी सिंचाई कर ले। इसी तरह टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं।
किसान भिंडी की बुआई करे, अभी लोबिया की बुआई कर ले। पंजाब में खीरे की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके अलावा कद्दू की बुआई कर सकते हैं। वहाँ लौकी की रुपाई कर ले, इसके साथ ही आम की रुपाई करते रहे। यही किसान अमरूद की रुपाई करे। इस समय किन्नू की रुपाई के लिए सही समय है। पंजाब में पपीते और लीची की रुपाई करते रहे। वहीं लाल मिर्च की रुपाई कर ले। किसान बैंगन की रुपाई भी कर सकते हैं। साथ ही करेले की रुपाई करे। उत्तर प्रदेश में खीरे की खेती के लिए खेत तैयार करे। किसान करेले की बुआई कर ले। इस समय लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। यहाँ मूंग की बुआई करे। इसके अलावा मटर की तुड़ाई करते रहे। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। गेहूं की कटाई करे। वहीं किसान उड़द के खेत से खरपतवार निकाले। अभी टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही बैंगन की रुपाई के लिए समय उचित है। यहीं आम के बागों में सिंचाई करते रहे। उत्तर प्रदेश में तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान प्याज के खेत में सिंचाई कर ले। वहाँ तरबूज की बुआई करे। इसके साथ ही खरबूजे की बुआई करते रहे। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब देखते हैं कुछ और खबर खास खबर में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक वॉकाथन का आयोजन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया विजय चौक से निर्माण भवन नई दिल्ली तक वॉकाथन रूट का नेतृत्व किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य को विकास स्वच्छता के साथ जोड़ा गया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश को विकसित देश बनाना है तो ये आवश्यक है कि देश स्वस्थ रहे। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती परवीन पवार ने कहा कि बढ़ते कोविड मामलों को लेकर राज्यों का दिशा निर्देश दिए गए हैं और पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के 75 दिन के काउंटडाउन पर असम के डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग ने हिस्सा लिया।
केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को योग के साथ निष्ठापूर्वक जुड़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रसोई गैस के दिशा निर्देश में संशोधन को स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि भारत के कच्चे तेल के आयात में प्राकृतिक गैस की कीमतों का योगदान प्रत्येक महीने औसतन 10% है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग की भूमिका बढ़ाना और इसरो के अभियानों की गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। भाजपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को वारंगल की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दे दी है। एसएससी पेपर लीक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उत्तराखंड में देहरादून के तुनी पुल के पास गुरुवार की शाम एक घर में लगी भीषण आग में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।